इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों को रजनीश भैया और स्वाति बहन की राम राम। स्वागत है सभी किसान भाइयों का, बहनों का आज की किसान वाणी में। किसान भाइयों, इस समय आप अपने खेतों में कार्बन क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे खुरपी या कल्टीवेटर की मदद से अवांछित खरपतवार को निकालना और मिट्टी चढ़ाना। ये कार्य आप अपनी खेती में कर सकते हैं। बिल्कुल, साथ ही आप अभी डोला चलाएं और साथ ही आप ये कर सकते हैं किसान भाइयों की निराई गुड़ाई भी आप कर सकते हैं। धूप निकली हुई है और पौधों की जड़ों का इससे विकास अच्छा होता है, कर्षण क्रियाएं अगर हम करते हैं तो, और रोग नियंत्रण में भी मदद मिलती है। और साथ ही इन्हें कार्बन क्रियाओं से मिट्टी को पानी सोखने और उसे नमी के रूप में रखने की क्षमता बढ़ती है। और किसान भाइयों, ये तो ही कर्षण क्रियाओं की बात। अब हम आपसे ये बता दें कि भाई आज का जो किसान वाणी है, हाँ, उसमें हम किस विषय पर बात कर रहे हैं, किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बता देते हैं आज की बात। बिल्कुल, तो किसान भाई आज की बात का जो विषय है वो है हरी खाद खेती के लिए वरदान, और चर्चा होगी मूली की बीज वैज्ञानिक तकनीक पर। और रजनीश भैया, हम मेहमान क्रम भी तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेहमान क्रम में वैज्ञानिक उद्यान की कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा से रिया ठाकुर से अधिक आय हेतु हल्दी और अदरक की खेती पर हम वार्ता सुनेंगे। उनकी हम वार्ता सुनेंगे कि कैसे हम हल्दी और अदरक की खेती करें कि हमें अच्छा उत्पादन मिले और आय बढ़कर मिले। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही किसान भाइयों मनोरंजन भी हम करवाते हैं अपने किसान भाइयों का, है ना, भजन और लोकगीत सुनवाकर। तो चलिए जुड़ते हैं मनोरंजन से और सुनते हैं देवी गीत रुद्रदत्त दुबे के स्वर में। जय दुर्गे माँ भवानी, जय दुर्गे ओ माँ दुर्गे, जय दुर्गे जय मातु भवानी, जय दुर्गे ओ माँ दुर्गे। बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। और इस लोकगीत के बाद अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की बात, जिसका विषय आज हमने लिया है हरी खाद टिकाऊ खेती के लिए वरदान। किसान भाइयों, जैसा कि आज हम आपसे हरी खाद टिकाऊ खेती के लिए वरदान है इस विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं रजनीश भैया कि ये हरी खाद होती क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वाति बहन, हरी खाद जो है वो एक प्राकृतिक उर्वरक है जिससे हरी जो फसलें हैं उनको खेत में ही उगाकर हरी फसलों को, और फिर उन्हें उसी जमीन में जुताई करके मिट्टी में दबा दिया जाता है, अच्छे से मिला दिया जाता है। बिल्कुल। और यह मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, नाइट्रोजन, जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ाने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका होता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, ढींचा, सनई, ग्वार और मूंग जैसी दलहनी फसलें इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। किसान भाइयों, ये हरी खाद कैसे बनाई जाती है ये भी हम जान लेते हैं। किसान भाइयों, हरी खाद बनाने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता और मौसम के अनुसार ढेंचा, सनई, लोबिया, मूंग या ग्वार के बीज को ले। ढेंचा जो होती है ना भैया, वो हरी खाद के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। उत्तम माना जाता है हरी खाद के माना जाती है। मिलाना चाहते हैं मिट्टी में। बिल्कुल। और किसान भाइयों, मुख्य फसल को काटने के बाद खेत की तैयारी करें और फिर हरी खाद, आप जो है हरी खाद वाली फसलें हैं उनके बीज को खेत में बो दें। हाँ, यदि खेत में नमी हो या नमी कम हो तो किसान भाइयों खेत में आप हल्की सिंचाई कर लें। अच्छा। हाँ, और उसके पश्चात जब पौधे 45 से 50 दिन के हो जाएं, या फिर फूल आना शुरू हो जाए, तब उन्हें आप खेत में ट्रैक्टर के द्वारा या हल की मदद से जोतकर मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें या दबा दें। बिल्कुल। और किसान भाई, जुताई होने के बाद खेत में पानी चला दें। नमी मिलने से पौधे जल्दी सड़ेंगे और जो है इसके बाद वो खाद में बदल जाएंगे। पौधे मिट्टी में सड़ने के लिए लगभग 10 से 15 दिन का समय इसके लिए लगता है। उसके बाद आप अपनी मुख्य फसल की बोनी कर सकते हैं। तो ये तो रजनीश भैया हमने अपने किसान भाइयों को बता दी हरी खाद बनाने की, है ना भैया। हरी खाद का उपयोग यदि हमारे किसान भाई करते हैं तो हरी खाद के फायदे बहुत होते हैं, और जिसकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो स्वाति बहन, किसान भाई हरी खाद को खेत में उपयोग करने से, अगर वो करते हैं इसका उपयोग, तो खेत को प्राकृतिक रूप से इससे नाइट्रोजन मिल जाती है, हमारी खेत की मिट्टी को फास्फोरस मिल जाती है, और कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी इससे हमें मिल जाते हैं। बिल्कुल मिल जाते हैं भैया। और रजनीश भैया, खेत में जैविक कार्बन बढ़ता है
और मिट्टी की जो जल धारण करने की जो क्षमता होती है उसमें भी सुधार आ जाता है और खरपतवार नियंत्रण तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। यानी हरी कई खाद तरह के उपयोग फायदे से। इससे हमें हाँ, खरपतवार होते हैं। नियंत्रण हो जाता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है मिट्टी की, और जो मिट्टी की सेहत है उसकी जो उसमें भी सुधार होता है, उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान भाई, हरी खाद के उपयोग करने से सबसे अधिक लाभ ये है भैया कि रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले भारी खर्च से हमें छुटकारा मिलता है, क्योंकि पोषण हमें प्राकृतिक रूप से हरी खाद के रूप में मिल जाता है, जिससे किसानों की लागत भी कम होती है। स्वाभाविक बात है, जब लागत कम होगी तो वो उसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमें फायदे के रूप में मिलता है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है हरी खाद की, हाँ, कि इसमें जो है हमारे किसान भाइयों को जो लागत है वो कम हो जाती है। और किसान भाइयों, आपने देखा ना, हरी खाद बनाना तो बहुत आसान है और इसके फायदे भी बहुत हैं। तो हम तो भैया आपको यही सलाह देंगे कि आप हरी खाद का उपयोग जरूर करें, क्योंकि हरी खाद जो है वो टिकाऊ खेती के लिए वरदान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाई, ये थी हमारी आज की बात, और अब फिर एक बार समय हो गया कि हम अपने किसान भाइयों का मनोरंजन करवाएं। तो चलिए किसान भाई, सुनते हैं ये हम दादरा। जा बिन्ना कौन गाँव की रे, जबलपुर में घूमे अकेली। जा बिन्ना कौन गाँव की रे, जबलपुर में घूमे अकेली, पुर में घूमे अकेली। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है
और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। तो चलिए किसान भाइयों, अब समय हो चुका है मेहमान क्रम से जुड़ने का। और मेहमान क्रम में है वैज्ञानिक उद्यान की कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा रिया ठाकुर से अधिक आय हेतु हल्दी और अदरक की खेती पर वार्ता। चलिए सुनते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है रिया ठाकुर। मैं वैज्ञानिक उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा से आज आपके बीच उपस्थित हुई हूँ और आज की वार्ता का जो विषय है वो है अधिक आय हेतु हल्दी और अदरक की खेती। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मसाला फसलें जो होती हैं वो हमें अधिक आय प्राप्त करने में सहायक होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अदरक और हल्दी की फसल लगा के अधिक आय कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हल्दी और अदरक की फसलें हैं उनको आप एकल खेती तो कर ही सकते हैं, साथ ही जिन भाइयों के बगीचे हैं जैसे आम का बगीचा है या संतरे का बगीचा है तो उसमें आप इसको अंतर्वर्तीय फसल के रूप में भी ले सकते हैं, जिससे कि जो आपके वृक्ष हैं उनके अतिरिक्त अगर आपको कोई आय का साधन मिल जाए तो इससे अच्छी बात ही क्या होगी। तो अगर किसान भाई हमारे यहाँ पर अदरक और हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो इनके कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपके साथ में आज साझा करूँगी कि जिससे आप अधिक आय या मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जो हल्दी और अदरक है ये 7 से 8 महीने की फसल है। तो इसको लगाने का जो समय होता है वो वैसे तो 15 अप्रैल से 15 मई का होता है, पर जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो वहाँ पर मानसून के आगमन के बाद जैसे कि 15 जून से 15 जुलाई के बीच में हम इसको लगा सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसी मृदा की चुनाव करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा अधिक भारी ना हो। जो आपकी काली मिट्टी रहती है उसमें इसकी जो बढ़वार है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, तो आपको ऐसी मृदा का चुनाव करना चाहिए जो भुरभुरी हो और जिसमें पानी भरने की संभावना नहीं हो। तो इस तरीके की मृदा का आप चुनाव कर सकते हैं। और किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगी कि वो हो सके तो जो हम बेड बनाते हैं जिसको हम रेस्ड बेड बोलते हैं उस पर बनाकर इसकी खेती करें, जिससे कि जल भराव की समस्या नहीं होगी और जिससे कि जो इसमें जड़ सड़न की जो बीमारी आती है, जो इसके कंद रहते हैं वो अधिक पानी अगर भराव होता है तो सड़ जाते हैं, तो वो बीमारी इसमें नहीं आती है। कुछ मैं यहाँ पर आपसे किस्मों की बात करूँगी। तो हल्दी की जो किस्में जो हमारे ज़िले में अच्छा उत्पादन दे रही हैं वो राजेंद्र सोनाली है, रोमा है, इसके अलावा सुरोमा है, ये जो किस्में हैं, और सेलम बहुत एक प्रचलित किस्म है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर मैं अदरक की बात करूँ तो अदरक में आप महिमा, इसके अलावा सुप्रभा और कुछ रियो डी जेनेरियो, वायनाइट लोकल, ऐसी कुछ किस्में हैं, इनका आप चुनाव कर सकते हैं। अगर लगाने की मैं बात कहूँ तो इसके जो राइजोम रहते हैं इसको हम लगाते हैं, जो आपने देखा होगा बाज़ार में हल्दी अदरक रहता है, इसी तरीके की किस्में रहती हैं। और हम 25 से 30 ग्राम का एक टुकड़ा इसका लेते हैं जिसमें 2 से 3 सक्रिय आँख, जिसको अंग्रेजी में बड कहते हैं, उस ऐसा जो बीज है वो हमको तैयार करना रहता है। इसके बीज को हमें हमेशा उपचारित करके बोना चाहिए। किसान भाई कुछ फफूंदी नाशक जो भी लेना चाहे उससे उपचारित कर सकते हैं। अगर आप जैविक करना चाह रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का भी आप इस्तेमाल इसके बीज उपचार हेतु कर सकते हैं। अगर मैं लगाने की बात कहूँ तो इनकी जो
कतार से कतार की दूरी है वो करीबन आपको 45 से 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं कि पेड़ से पेड़ की दूरी जो लगाने की है वो आप 25 से 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं, ताकि आपका जो पौधा है वो अच्छा बने और नीचे जो कंद है वो भी अच्छी मात्रा में बनेगा। अगर मैं बीज दर की बात करूं तो दोनों के लिए ही हमको करीबन 1500 से 1800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता इसके पड़ती है। तो इस तरीके से हम इसके बीज का चुनाव जो हम करें वो किसी संस्थान से, ऐसी संस्थान से करें जो प्रमाणीकृत संस्थान हो। इसके अलावा लगाने के बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें आप खाद उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं समय समय पर, और निदाई शुरुआती दिनों में जब तक आपका पौधा फैलता नहीं है तब तक आप निदाई करा लें, और उसके बाद जब पौधा फैल जाता है तो इतनी ज़्यादा आवश्यकता हमको निदाई की नहीं रहती है। उपज की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों किस्मों की जो उपज है, जैसे हम हल्दी और अदरक की बात करते हैं तो 10 गुना तक हमको उपज मिल सकती है। तो हम इसकी उपज जो है, अगर हम अच्छा जो अपने क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे हम सही समय पर जल इसको दे रहे हैं, खाद उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, निदाई समय पर कर रहे हैं, और कीट और व्याधि से अगर इसका हम बचाव कर रहे हैं तो इससे हम 10 गुना तक उपज प्राप्त कर सकते हैं। वही मैं किसान भाइयों आपको बता दूं कि जो ड्राई रिकवरी, जैसे अगर आप चाहें कि ड्राई रिकवरी के हमको जो अदरक है, अगर 100 ग्राम अदरक है तो अगर वो सूख के हमको करीबन 25 से 30% जो है वो मिलेगा। तो इस तरीके से इनकी ड्राई रिकवरी होती है। ऐसे ही हल्दी में होता है, और उत्पादन के बाद आप इसके अलग अलग प्रसंस्कृत जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बना सकते हैं। जैसे हल्दी को सुखा के आप पाउडर के रूप में, गीली जो हल्दी होती है उसका अचार भी बनता है। यहीं अगर हम बात करें अदरक की तो अदरक का पाउडर बनता है। तो इस तरीके से इनके प्रसंस्कृत उत्पाद भी बना के आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ कीट और व्याधि की, तो इसमें मुख्यतः अगर मैं बात करूं सबसे पहले हल्दी की, तो हल्दी में एक पत्ती पे रोग आता है जिसको हम लीफ ब्लॉच बोलते हैं। तो इसके लिए किसान भाई अगर हमारे 1 या 2 फफूंदी नाशक का छिड़काव कर देंगे तो ये जो है ये नियंत्रित हो जाता है। तो यही इसमें मुख्य रोग है। और साथ में एक मुख्य रोग जो लगता है वो अगर जल भराव की स्थिति है तो कंदों में सड़न आने की संभावना रहती है। तो इसके लिए आप सबसे बेसिक स्तर पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जब आप बीज उपचार कर रहे हैं तो आप ट्राइकोडर्मा का, या मृदा उपचार में आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये जो कंद की सड़न है इससे बच जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं अदरक में बात करूँ तो अदरक में भी राइजोम रॉट नामक बीमारी आती है, जिसमें कि गंध आने लगती है आपके खेत से, जो आपके कंद होते हैं वो सड़ने लगते हैं। तो उसमें से इसके लिए भी हमको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का और साथ में जो हमारे फफूंदी नाशक हैं इसका उपयोग करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अदरक में हमें मुख्यतः ये ध्यान देना की आवश्यकता है कि जल भराव जैसी समस्या बिल्कुल ना बने, क्योंकि इससे ये देखा गया है अगर जल भराव की स्थिति बनती है तो जो हमारा अदरक है वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिशत में ख़राब होने की संभावना है, और कई बार देखा गया है कि पूरे खेत के खेत इसमें बैठ जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि रेज्ड बेड पे अदरक की बुवाई करें, और साथ में जल निकासी की जो आपकी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से आप इसमें बनाए रखें, जल का भराव नहीं होने दें। और एक और बात यहाँ पर मैं मुख्यतः बताना चाहूँगी कि जिन किसान भाइयों के हमारे बागान हैं, जैसे जिन्होंने अभी इस साल बागान लगाए हैं या जिनका बागान अभी 2 से 3 साल 4 साल तक का है, तो वो किसान भाई हल्दी और अदरक को बीच में लगाकर, जो दोनों पौधे हैं उनके बीच में जो जगह छूटी है वहाँ पर इसको अंतर्वर्तीय फसल के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही फसलें जो हैं वो छाया के प्रति इनको पसंद है, मतलब शेड लविंग प्लांट इनको बोला जाता है। तो अगर ऐसी जगह है आपके पास जहाँ पर छाया है तो वहाँ पर आपकी कोई अन्य फसल नहीं हो पाएगी, तो वहाँ आप हल्दी और अदरक को उगा के मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों से मैं यही आग्रह करूँगी कि जो हल्दी और अदरक की जो फसल है इसको आप ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ छाया है, या आपके बागानों के बीच में जहाँ छाया आती है वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। और सोलो क्रॉप, एकल खेती भी करके आप इनसे बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। दोनों ही जो फसल है मैंने आपको शुरुआत में बताया था 6 से 7 महीने की फसल है। तो किसान भाई अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल फसल से ज़्यादा आपको मुनाफा हो तो हल्दी की और अदरक की अच्छी किस्में लगा के आप इस तरीके से अगर ये जो क्रियाएं मैंने बताई हैं इनको आप करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे मेहमान क्रम,
मेहमान क्रम के अंतर्गत वैज्ञानिक उद्यान की कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा रिया ठाकुर से अधिक आय हेतु हल्दी और अदरक की खेती पर वार्ता। चलिए, अब समय हो चुका है मनोरंजन क्रम से जुड़ने का। तो रंजीश भैया बताइए तो आप हमारे किसान भाइयों को कि हम उन्हें कौन सा गीत सुनवा रहे हैं। स्वाति बहन, अब हम आपको और अपने किसान भाइयों को सुनवाते हैं रविकांता जैन के स्वर में ये भजन। चलिए सुनते हैं। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। चलिए, इन संदेशों के बाद अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की चर्चा। मूली की बीज वैज्ञानिक तकनीक। किसान भाइयों, मूली इस नाम से हम सब भली भांति परिचित हैं। बिल्कुल। यह मूली ब्रेसी सेकी परिवार की एक जड़ वाली खाद्य सब्जी है। मूली कुरकुरेपन और तीखे स्वाद के लिए जानी जाती है ना रजनीश भैया? बिल्कुल। और मूली से कौन परिचित नहीं, घर घर में मूली की सब्जी खाई जाती है, आती है ना। पराठे तो उसके खास करके बड़े मशहूर हैं। किसान भाइयों, मूली जो है इसके सलाद के रूप में भी खाई जाती है और पराठे के रूप में भी खाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये मूली जो है मुख्य रूप से सफ़ेद रंग की होती है और इसके अलावा ये गुलाबी, लाल, बैंगनी और काली भी हो सकती है। ये लंबी गोल आकार की जड़ वाली होती है। बिल्कुल रजनीश भैया, यह मूली में विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, यह मूली बहुत ही फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम मूली की बीज की वैज्ञानिक तकनीकी इस विषय पर आज की चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, मूली की बीज वैज्ञानिक तकनीक की चर्चा हम कर रहे हैं और मूली की वैज्ञानिक खेती में बहुत सी बातें जानना हमें जरूरी है। बहुत जरूरी है। बिल्कुल रजनीश भैया, मूली की वैज्ञानिक खेती में उन्नत किस्में, जलवायु, मिट्टी, बीज की मात्रा, बुवाई का समय, खाद, उर्वरक, सिंचाई ही नियंत्रण, इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, मूली की खेती में 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है, हाँ जी, वो अनुकूल होता है। बिल्कुल। और मिट्टी की जो भुरभुरी बलुई दोमट मिट्टी है, उसका जो मूली की खेती के लिए जो है भुरभुरी दोमट मिट्टी का इसका pH मान 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और किसान भाइयों, मूली की खेती में कई तरह की उन्नत किस्मों का चयन किया जाना चाहिए। बिल्कुल। जिसमें प्रमुख हैं पूसा देशी। ये जो पूसा देशी उन किस्म है वो मैदानी इलाकों में अच्छे से उगती है। बिल्कुल, है ना। और पंजाब रेशम भी एक किस्म होती है रजनीश भैया। हाँ। और ये जो है ये 60 दिनों में तैयार होने वाली उन्नत किस्म है ना। तो भैया, किस्मों के बारे में मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इन उन्नत किस्मों का अगर किसान भाई हमारे उपयोग करें तो अच्छा उत्पादन भी वो प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल होता है भैया। किसान भाई, मूली की जो बुआई है वो अगस्त से अक्टूबर के बीच में होती है। हाँ। तो मतलब इसका समय जो है आने वाला है ना। लेकिन मैदानी क्षेत्र में अगर आपको बोनी करना है तो ये फिर ये महीना ठीक रहेगा, जुलाई का। और इसके अलावा बीजों को जमीन से 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई मेड़ों पर बोना चाहिए।
और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है वो 7 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा रहता है। हाँ, और जैसे भैया आपने बोनी की बात करी मूली बिल्कुल। की, तो यदि हमारे किसान भाई जुलाई के समय में लगाएंगे तब तो हमें ठंड में खाने मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समय लगता है किसी भी बीज को, और उसका जो भाव भी जब समय पे आती है तो अच्छा मिलता है, तब मिलता है। हाँ। और रंजीश भैया, अब बारी आती है खाद उर्वरक की। खेत की तैयारी के समय खेत में 5 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ में हमें अच्छे से मिलाएं। बिल्कुल। और इसके अलावा प्रति एकड़ खेत में 40 किलो नाइट्रोजन और 30 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। यानी अपने किसान भाइयों को फिर से खाद की मात्रा हम बता दें हाँ, कि प्रति एकड़ में जो है इसके जो है 40 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत पड़ती है मूली की खेती में, बीज वैज्ञानिक तकनीक से अगर आप इसको करना चाहते हैं ना। और किसान भाई, पोटाश और फास्फोरस बुआई के समय पर ही आप इसको दें, इन तत्वों को। और साथ ही में सिंचाई और निराई गुड़ाई का भी बड़ा महत्व है। मौसम के अनुसार 5 से 7 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई करते रहना चाहिए। और अच्छी उपज के लिए खेत में जल भराव ना होने दें। बिल्कुल। बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकाल दें। हाँ। और कीट और रोगों पर भी नियंत्रण जरूरी है स्वाति बहन। बिल्कुल जरूरी है भैया। और भैया, मूली की फसल पर माहू और सफेद रतुआ प्रमुख कीट होते हैं। माहू कीट जो पत्तियों का जो है वो रस चूसते हैं, जिसके नियंत्रण में इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करना चाहिए। बिल्कुल। और 1 एकड़ में लगभग 150 से 200 क्विंटल तक हमें उपज प्राप्त होती है अगर इन तरीकों को हम अपनाते हैं, जिससे आप मंडी में बेचकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की चर्चा मूली की बीज की वैज्ञानिक तकनीक है। और भैया, जैसा कि समय हमें आप बताने लगा है, बिल्कुल चर्चा को भी हम समाप्त करते हैं। बिल्कुल करते और अब हैं। किसान वाणी से विदा लेने का समय भी हो गया अपने किसान भाइयों से। तो मैं रजनीश भैया और मैं स्वाति जैन कहते हैं आपसे राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।